Hi everyone, this is Bindu and I welcome you all on my YouTube channel. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSP TGT नेचुरल साइंस का प्रीवियस पेपर जो कि हुआ था सितंबर 2021 में। सो इससे पहले हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। एंड आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। सो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा 21st क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 32 18 8 1। इनमें से किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, हमें ये बताना है। सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, साथ में मैंने पीरियोडिक टेबल भी लगा रखी है। सो सबसे पहले आप इसमें नंबर ऑफ़ शेल्स काउंट कर लो, कितने हैं यहाँ पे हमारे पास। टोटल 7 शेल्स क्या है हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। सो इसका मतलब एलिमेंट कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, 7th पीरियड में। सो हमारे पास 7th पीरियड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, फ्रेंसियम। और जो वैलेंसी है वो कितनी है इसकी, 1। मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 1। सो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होगा वो एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप में एंड 7th पीरियड में। ग्रुप होते हैं हमारे अप टू डाउन और जो पीरियड होता है वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। सो यहाँ पे हमारा कौन सा एलिमेंट बनता है, फ्रेंसियम। सो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ से करेक्ट हो गया फ्रेंसियम। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर एन आयरन कोर इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कॉइल ऑफ वायर। भी इनमें से कौन सा रीज़न है कि हम आयरन कोर को ही यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए कॉइल में। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बोल रही है कि जो आयरन एटम्स हैं वो लाइन अप कर लेते हैं टू ऐड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को एड अप करने के दौरान वो क्या करते हैं, एक दूसरे को लाइन अप कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। सेकेंड स्टेटमेंट हमें बोल रही है कि आयरन जो है वो इज़ अमंग अदर थिंग्स अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड। और बाकी चीज़ों को देखते हुए आयरन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली क्या ठीक होने वाली है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट बनता है कि जो आयरन एटम्स हैं वो लाइन अप कर लेते हैं टू एट द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 25 वोल्ट। भी हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें क्या बताना है, वर्क डन कितना लगेगा 5 कूलम चार्ज को मूव करवाने में। उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 25 वोल्ट। सो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास होता है चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस। सो चार्ज कितना है हमारे पास 5 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस का कितना दिया हुआ है हमें 25 वोल्ट। तो हमारे पास यहाँ से कितना आंसर बनता है, 125 जूल। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे यहाँ से करेक्ट हो गया। सिर्फ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए मैं ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, वर्क डन किसके इक्वल होता है, चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस। इजी सा न्यूमेरिकल पूछा हुआ था ये। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, which of the following is a property of mixture and not a compound। भी इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मिक्सचर की है और कंपाउंड की नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें कह रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड। कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो भी मिक्सचर या कंपाउंड है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड से। इसने ये बोला है। सेकेंड स्टेटमेंट हमें बोल रही है कि इट हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एज कम्पेयर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। कि जिन चीज़ों से मिलके वो ओवरऑल मिक्सचर बना है उसकी प्रॉपर्टी जो है उन सब्सटेंसेस से अलग है जिन जिन से मिलके वो बना है। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट। जब एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं मिक्सचर तब बनता है। फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। उसकी कंपोजिशन क्या होती है, वेरिएबल होती है। सो हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी मिक्सचर की है और कंपाउंड की प्रॉपर्टी वो नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास फोर्थ ऑप्शन क्या बनता है, करेक्ट होता है कि जो मिक्सचर होता है उसकी कंपोजिशन कैसी होती है, वेरिएबल कंपोजिशन होती है उसकी। और कंपाउंड की कंपोजिशन होती है फिक्स्ड और मिक्सचर की कैसी होती है, वेरिएबल। बाकी तीन ऑप्शंस क्यों नहीं है चलिए वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं केमिकल मेथड से। सो ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि मिक्सचर की प्रॉपर्टी में हम फिजिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड हम यूज़ नहीं करते, फिज़िकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं।
सो इसलिए हमारे पास ये गलत हो गया, मिक्सचर की प्रॉपर्टी ये नहीं है। सेकंड ये बोल रहा है कि इट हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एज़ कम्पेयर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो ये भी गलत है। इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है, किस जैसी होती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस है वैसी ही प्रॉपर्टी होती है मिक्सचर की। और इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट, जब एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, ना कि मिक्सचर। सो तीनों स्टेटमेंट क्या हो गई यहाँ से रॉन्ग हो गई, और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है करेक्ट। इसकी कंपोजिशन क्या होती है वेरिएबल, और जो अगर कंपाउंड होता तो कंपाउंड की कंपोजिशन क्या होती है फिक्स्ड। तो चलिए आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये डिफरेंस दिया हुआ है मिक्सचर एंड कंपाउंड का, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है कि जो एलिमेंट ये कंपाउंड है, चाहे कोई भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो आपस में, अगर उनको मिक्स कर देंगे जस्ट, तो वो मिक्स होकर क्या बनाएगा मिक्सचर बनाएगा, और कोई भी नया कंपाउंड हमारे पास नहीं बनता उस केस में। क्या बनाएगा वो मिक्सचर बनाएगा। और कंपाउंड कब बनेगा, जब एलिमेंट्स क्या करेंगे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, तब रिएक्ट करके वो क्या बनाएंगे नया कंपाउंड बनाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है वेरिएबल। देखिए यहीं से क्वेश्चन बना के एग्जामिनर ने पूछा हुआ है हमसे कि कंपोजिशन मिक्सचर की कैसी होती है वेरिएबल, और जो कंपाउंड होता है उसकी कंपोजिशन कैसी होती है फिक्स्ड। थर्ड पॉइंट हमें बोल रहा है कि जो मिक्सचर है वो किसकी प्रॉपर्टी शो करता है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस हैं जिन जिन से मिलकर वो मिक्सचर बना है। जैसे मान लो नमकीन है हमारे पास, तो नमकीन में अलग अलग तरह के आइटम्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो उन्हीं आइटम्स को हम क्या बोलते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस बोलते हैं जिन जिन से मिलकर वो बनी है। जैसे उसमें गिरियाँ पड़ी होती हैं, या आपके बादाम काजू पिस्ता वो सब उसमें पड़े होते हैं। सो मिक्सचर जो है जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस उन सबकी प्रॉपर्टी क्या करता है शो करता है। हालांकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, जो न्यू सब्सटेंस हमारे पास बनता है कंपाउंड में उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है जिनसे मिलके वो बना है, उनकी प्रॉपर्टी से जो नया सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है टोटली डिफरेंट। अब फोर्थ पॉइंट हमें बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय एक फिजिकल मेथड। सही बात है, फिजिकल मेथड से हम ईजिली क्या कर सकते हैं मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो नमकीन में से हमें किशमिश या काजू बादाम पिस्ता जो भी है वो हमें सेपरेट करने हो, तो हम ईजिली हैंड पिकिंग मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड ही हो गया हैंड पिकिंग मेथड। सो उसमें हमें कोई केमिकल प्रोसेसर फॉलो नहीं करना पड़ा। सो हम फिजिकल मेथड से ईजिली क्या कर सकते हैं मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। और जो कंपाउंड है उसमें क्या करेंगे हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, तब हम उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये मिक्सचर और कंपाउंड का। आप ध्यान से इस टेबल को रीड करो और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। सो होप आपको समझ में आ गया होगा और एक आइडिया सा भी आपको लग गया होगा कि डीएसएसबी में किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जामिनर पुट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर विल बी ऑफ हाईएस्ट इंपॉर्टेंस इफ़ वी वांट टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। भी दो मिसिबल लिक्विड्स को अगर हमें डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट करना है, देन हम सेपरेट करेंगे तो कौन सा एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सो इसमें सोल्युबिलिटी इन वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या विस्कोसिटी। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पैरामीटर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्टिलेशन प्रोसेस में। टू मिसिबल लिक्विड्स को अगर हमें सेपरेट करना हो तो हम क्या करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस फॉलो करेंगे, और उसमें जो दो मिसिबल लिक्विड्स हमारे पास होंगे उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेन पैरामीटर है डिस्टिलेशन प्रोसेस में। सो अगर हमारे पास वो दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है दोनों लिक्विड्स का, अगर वो डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड क्या करते हैं फॉलो करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। सो हमें ये भी पता होना चाहिए। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, देन हम सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस उस केस में फॉलो करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल हैड प्रेडिक्टेड अबाउट एन एलिमेंट कॉल्ड इका बोरॉन। मेंडलीव ने जो उसकी पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें उन्होंने एक एलिमेंट डिस्कवर किया था उस टाइम पे, तो उसका नाम उन्होंने रखा था इका बोरॉन। सो उस एलिमेंट को अब हम किस नाम से जानते हैं हमें ये बताना है। सो इका बोरॉन को हम जानते हैं स्कैंडियम के नाम से। किस नाम से जानते हैं आज के टाइम में, स्कैंडियम के नाम से इका बोरॉन को हम जानते हैं।
इसके साथ साथ दो और हैं, वो भी आप याद रखना। इक्का एल्युमिनियम, उसको गैलियम के नाम से जानते हैं, और जो इक्का सिलिकॉन है उसको किस नाम से जानते हैं? जर्मेनियम के नाम से। सो ये भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, आप इनको भी ध्यान रखना। आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही मैंने ये उठाए हुए हैं पॉइंट्स छोटे छोटे। सो हर एक क्वेश्चन के साथ जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप उनको भी अच्छे से माइंड में रखो। चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हो और अपने प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो, बिकॉज इन्हीं के इर्द गिर्द क्या होता है, क्वेश्चन हमारा घूमता रहता है। क्या पता नेक्स्ट ईयर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ ले, इन्हीं से मिलते जुलते। सो अब ध्यान से पढ़ो। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल इज़ अ शेड ऑफ डल ब्लैक विद वेरी लिटल विजिबल प्लांट मैटर। इनमें से कौन सा एक ऐसा कोयला है विच हैज़ द शेड ऑफ डल ब्लैक विद वेरी लिटल विजिबल प्लांट मैटर। सो हमें ये बताना है। सो इसका आंसर हमारे पास बनता है सब बिटुमिनस। सब बिटुमिनस इज़ अ टाइप ऑफ कोल दैट हैज़ अ शेड ऑफ डल ब्लैक विद वेरी लिटल विजिबल प्लांट मैटर। सो यहाँ से एक दो पॉइंट्स और हैं छोटे छोटे, थोड़ा सा वो और समझ लो। जैसे अगर मान लो हमसे पूछ ले कि जो बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है वो कौन सा होता है। सो बेस्ट क्वालिटी का कोल हमारे पास आएगा एंथ्रासाइट। बेस्ट क्वालिटी का कोल जो होगा हमारे पास वो होगा एंथ्रासाइट। इसमें कुछ 80 से 90% तक कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है एंथ्रासाइट में। सो एंथ्रासाइट हमारा क्या हो गया? बेस्ट क्वालिटी का कोल। और जो लो क्वालिटी का कोल है अगर वो पूछ लिया तो वो हमारे पास आंसर बनता है लिग्नाइट। लो क्वालिटी का कोल कौन सा बनता है? लिग्नाइट। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि लिग्नाइट में एल आ रहा है और लो में भी क्या आ रहा है? एल आ रहा है। लो लिग्नाइट, लो क्वालिटी का कोल लिग्नाइट। और जो पीट होता है, पीट में कुछ लेस देन 40% कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं पीट में। और एंथ्रासाइट क्या है? हमारा बेस्ट क्वालिटी कोल। और लिग्नाइट क्या है? लो क्वालिटी कोल। सो हमें ये भी यहाँ से पता होना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is chlorine is obtained as a mixture of two isotopes 35 chlorine 17 and 37 chlorine 17. So these isotopes are separated in the ratio 4:1. Then what will be the average atomic mass of chlorine? हमें दो आइसोटोप दिए हुए हैं क्लोरीन के। आइसोटोप क्या होते हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है? सेम होता है, और जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? डिफरेंट। सो 35 क्लोरीन है जो 35 क्लोरीन है हमारे पास, और जो 37 एटॉमिक मास वाला क्लोरीन है ये किस रेशो में प्रेजेंट है? 4:1 में। सो इसका हमें क्या बताना है? एवरेज एटॉमिक मास बताना है। कैसे निकालेंगे? चलिए देख लेते हैं। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो इसका एटॉमिक मास है कितना है? 35 मल्टीप्लाई में कितनी रेशो दी हुई है? 4 प्लस 37 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 5। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे सो हमारे पास क्या आंसर बनता है यहाँ से? 35.4 एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको सॉल्व करके देख लेना, हमारे पास ये आंसर बनेगा 35.4 यूनिट। सो यहाँ से ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास निकल के आता है क्लोरीन का। ऐसे वो रेशो डिफर कर देगा बस, और हमें सिंपल क्या करना है? एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। सो आपको अप्रोच पता होनी चाहिए कि हम कैसे उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो 35 मास वाला किस रेशो में प्रेजेंट है? 4, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और 37 वाला किस रेशो में प्रेजेंट है? 1, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। और नीचे जो टोटल रेशो उनका सम कर दो, और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेपरेशन ऑफ साल्ट एंड कैम्फर। भी हमें साल्ट और कैम्फर को क्या करना है? सेपरेट करना है। तो इसमें से कौन सा मेथड हम फॉलो करेंगे? सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी या फिर एवेपोरेशन। सो साल्ट और कैम्फर को हमें क्या करना है? सेपरेट। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कैम्फर है वो एक कैसा सब्सटेंस है? वो एक सबलाइम सब्सटेंस है। कैम्फर हमारा क्या है? सबलाइम सब्सटेंस है। सबलाइम सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से किस में चेंज हो जाते हैं? गैसियस स्टेट में। जैसे कपूर हो गई, हम हवन वगैरह में यूज़ करते हैं ना, वो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैसियस स्टेट में। सो यहाँ पे हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? सब्लिमेशन।
साल्ट और कैम्फर को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? सब्लिमेशन मेथड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ एरोसोल मेक। इसमें पूछा कि एरोसोल कैसे बनते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शंस देखने से पहले हम ये थोड़ी सी टेबल देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में ही ये टेबल दी हुई है, वहीं से मैंने ये उठाई है। सो ये कुछ कोलाइड्स के एग्जांपल्स हैं। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो टेबल में कि हमें एरोसोल दो टाइप के दे रखे हैं। दो टाइप के एरोसोल में दिए हुए हैं, एक डिस्पर्सिंग मीडियम है और एक डिस्पर्स्ड फेज है। डिस्पर्सिंग मीडियम जो है आप किससे कंपेयर कर सकते हो इसको? जैसे सोल्यूट एंड सोलवेंट होता है ना, तो सोलवेंट डिस्पर्सिंग मीडियम बोल सकते हो, और जो सोल्यूट है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोल सकते हैं। सो गैस क्या है हमारे पास? डिस्पर्सिंग मीडियम। दोनों में क्या है? गैस डिस्पर्सिंग मीडियम। अगर गैस में लिक्विड प्रेजेंट है तो क्या बनेगा? एरोसोल बनेगा। या फिर अगर गैस में सॉलिड प्रेजेंट है तो भी क्या बनेगा? एरोसोल बनेगा। सो चलिए अब देख लेते हैं हम एरोसोल कैसे बनता है। हमें आइडिया लग गया कि गैस में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? सॉलिड प्रेजेंट होना चाहिए या फिर लिक्विड प्रेजेंट होना चाहिए। तो चलिए अब हम अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन ये बात हमें बोल रहा है कि गैस में क्या प्रेजेंट हो, सॉलिड या फिर लिक्विड। सो फर्स्ट ऑप्शन हमें कह रहा है व्हेन ड्रॉप्स ऑफ वन लिक्विड मिक्स विद सेकंड लिक्विड। जब एक लिक्विड की ड्रॉप्स मिक्स हो सेकंड लिक्विड के साथ, मतलब इसमें लिक्विड में क्या डिस्पर्स कर दिया? लिक्विड। सो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है व्हेन लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड। सॉलिड में डिस्पर्स करा दिया, ये भी गलत हो गया। हमें किस में डिस्पर्स कराना है? गैस में डिस्पर्स कराना है, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो। व्हेन स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स इन गैस। जब स्मॉल ड्रॉपलेट्स लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स की किस में डिस्पर्स हों? गैस में, तब क्या बनेगा? एरोसोल। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? थर्ड वाला क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन हो गया। फोर्थ कह रहा है कि व्हेन गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। लिक्विड में हमें डिस्पर्स नहीं कराना, हमें किस में डिस्पर्स कराना था? गैस में डिस्पर्स कराना था। सो हमारे पास थर्ड ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा और इस टेबल को एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि और कैसे एग्जामिनर इसके इर्द गिर्द क्वेश्चंस फॉर्म कर सकता है। सो इमल्शन में जैसे पूछ लेगा डिस्पोज्ड मीडियम क्या होता है या डिस्पोज्ड फेज क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इमल्शन में लिक्विड में क्या डिस्पर्स होता है? लिक्विड में क्या डिस्पर्स होता है? लिक्विड। तब क्या बनेगा हमारे पास? इमल्शन बनेगा। और लिक्विड में अगर सॉलिड हो गया तो क्या बनेगा? सोल बनेगा। या फिर हमें एग्जाम्पल दे के भी पूछ सकता है कि वो किसका एग्जाम्पल है। जैसे मान लो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दिया, वो किसका एग्जाम्पल है? वो सोल का एग्जाम्पल है। या फिर हमें फोग दे दिया, वो किसका एग्जाम्पल है? एरोसोल का। या फिर फोग में पूछ लेगा डिस्पोजिंग मीडियम क्या है या डिस्पोज्ड फेज क्या है। या फिर हमसे पूछ लेगा कि फॉर्म में जो है सॉलिड में क्या डिस्पोज होता है, तब फॉर्म बनेगा। सॉलिड में क्या डिस्पोज होता है? गैस। जैसे फॉर्म हो गया या स्पंज हो गया, सॉलिड में उसमें क्या डिस्पोज होती है? गैस डिस्पोज होती है, तब फॉर्म बनती है। सो इस तरीके से जो टेबल वगैरह दिए होते हैं एनसीईआरटी की बुक्स में, आप उनको भी अच्छे से एनालाइज करो और उनको अच्छे से समझो, वहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो इस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, जैसे भी आप क्वेश्चंस में देख पा रहे हो, जैसे जैसे हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपका कोई डाउट हो देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। सो आप बने रहें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।